मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की कक्षा में जो स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए है, इसमें हम एक नई कविता को आरंभ करने जा रहे हैं। उस कविता का शीर्षक है अनुभव परिपक्व। अनुभव परिपक्व, जिसके कवि प्रयोगवाद के उन्नायक और कई पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्ने। इससे पूर्व हम कविता को हम पढ़ें, अनुभव परिपक्व को पढ़ें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्ने जी का परिचय पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अग्ने के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हीरानंद वात्स्यायन उनके पिताजी का नाम है। तो अब हम प्रयोगवाद के उन्नायक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्ने का परिचय पढ़ेंगे। अग्ने जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास देवरिया ज़िले के कसिया नामक गांव में हुआ। उनके पिताजी पुरातत्व विभाग में काम करते थे, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, जिस कारणवश उन्हें भारत के कई शहरों को घूमने का अवसर मिला। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जिसमें इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेज़ी का अध्ययन किया। अग्ने जी ने लाहौर से बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की उपाधि प्राप्त की और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तदुपरांत उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य से एमए करना चाहा और उसमें वह प्रविष्ट हुए और एमए प्रथम वर्ष यानी पास करने के बाद उन्होंने द्वितीय वर्ष की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी लोगों के साथ जुड़ गए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें 4 वर्ष का कारावास भी सहना पड़ा और 2 वर्ष वो घर पर ही नज़रबंद किए गए।
कविवर अग्नि ने विविध क्षेत्रों में रहकर जीवन का अनुभव प्राप्त किया। संपादन के क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट योगदान रहा, जिसमें सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान आदि पत्र पत्रिकाओं में उनका प्रमुख योगदान रहा। सन 1940 से 1942 तक दिल्ली में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1943 से 1946 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। सन 1955 से 1960 तक इनकी विदेश यात्रा रही, जिनमें उन्होंने यूरोप, जापान, फिलीपीन, फ्रांस, अमेरिका आदि विदेशी यात्रा की। इस प्रकार जीवन और जगत के विविध अनुभवों को रूपों को निकट से देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने ही उन्हें सशक्त साहित्यकार बनाया। इनकी साहित्यिक प्रतिभा बहुमुखी है। यानी वे एक कवि के तौर पर एक उपन्यासकार भी हैं, एक निबंधकार भी हैं, एक यात्रा संस्मरण लिखने वाले भी हैं। इस तरह उन्होंने अपनी लेखनी को चलाई और ये प्रयोगवाद के उन्नायक भी हैं, प्रयोगवाद के महानायक हैं, इसलिए कि इन्होंने 1943 में तार सप्तक नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रयोगवादी काव्यधारा के, जिसे हम नई कविता कहते हैं, कई कविताएं उसमें परिलक्षित हुई हैं। आप विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि हिंदी में छायावाद का युग आया। उस छायावाद का युग जैसे समाप्त सा हुआ, तदुपरांत प्रगतिवादी युग आया और प्रगतिवादी युग के बाद हिंदी काव्य शैली में यदि कोई नया प्रवर्तन आया है तो वो काव्य का प्रयोगवाद के रूप में आया, जो नई कविता के माध्यम से लिखा गया। नई कविता जिसको हम रोटी की राग और क्रांति की आग लेकर हिंदी साहित्य में अवतीर्ण हुई। जैसा कि हम छायावाद के प्रकृति प्रेम में और नारी प्रेम कि वो सब चीज़ें जो छोड़कर प्रयोगवादी विचारधाराओं को थोड़ा सा अपनाते हुए, प्रगतिवादी विचारधाराओं को अपनाते हुए उन्होंने जीवन की यथार्थता को स्वीकार करने का उस समय के कवियों ने प्रयोगवादी कविता, जिसे नई कविता कहते हैं, तो वो प्रयोगवादी कविता बहुत ही सरल कविता होती है, जिसमें छंद के बंधन नहीं होते। बोलचाल की भाषा में ये कविता होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कविता नहीं बल्कि कोई एक हम गद्य का अंश पढ़ रहे हैं। इस तरह उन्होंने कविता को सरल बनाया और कविता को मानव का जनजीवन से के निकट लेकर आया। और उदाहरण के लिए हम प्रयोगवादी कविता का ले सकते हैं। कोई कवि ये कहता है कि मेरा प्यार एक बल्ब की तरह फ्यूज़ हो गया। तात्पर्य यह है कि कवि उनका जो प्यार है वो टूट गया। तो ऐसी सरल भाषा में कविता लिखी गई, नया प्रयोग किया गया काव्य के क्षेत्र में,
इसीलिए इसे नई कविता भी कहते हैं, जो छंद के बंधनों से मुक्त होकर उर्दू में इसी को आज़ाद शायरी भी कहते हैं। और इस प्रकार इन डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद के उन्नायक बन गए। इन्होंने जो कविताओं को लिखा है और जिसके कारण उनको श्रेय, यशस, कीर्ति मिली है, वो निम्नांकित है। जो कविताएं, जो प्रमुख कविताएं उन्होंने लिखा है, उसकी सूची हम अब देखते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरिहो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, वो ये जो है 1957 में प्रकाशित हुई। इसी काव्य संकलन पर भारतीय साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञानपीठ भी अज्ञे जी को मिला है। सागर मुद्रा आदि कविता उल्लेखनीय है। इन्होंने जब जेल में थे तब उन्होंने उपन्यासों की रचना की। शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और इसी का दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके बहुचर्चित उपन्यास है। इतने महान प्रयोगवादी कविता के उन्नायक, नई कविता के उन्नायक श्री सच्चिदानंद हीरानंद का स्वर्गवास, निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ। अब हम उनकी जो कविता है अनुभव परिपक्व, उसे हम पढ़ेंगे। तदुपरांत हम उसकी व्याख्या पर देखेंगे। कविता इस प्रकार आरंभ होती है। कविता का शीर्षक है वे मुस्काते फूल नहीं। वे मुस्काते फूल नहीं। वे मुस्काते फूल नहीं। सॉरी विद्यार्थियों, मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई। हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है अनुभव परिपक्व। किसी कारणवश हम महादेव वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं पर चले गए। ये इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी भूल हो गई। तो यहाँ पर जिस कविता को हम पढ़ेंगे उस कविता का नाम है, उस कविता का शीर्षक है अनुभव परिपक्व। अनुभव परिपक्व। अनुभव का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस।
और कोई भी चीज़ जब तक हम किसी चीज़ में किसी काम में नहीं डूबेंगे उस चीज़ का हमें अनुभव नहीं होता। पहली बार हम कुछ भी बनाते हैं खाने के पदार्थ तो सही तौर पर नहीं बनता, धीरे धीरे उसमें अनुभव आता है, तब हम अच्छे डिशेस बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे साइकिल चलाना हो या गाड़ी चलाना हो या तैराकी करना हो, तो पहली बार उसको नहीं आता है, लड़खड़ाए जाते रहता है, लेकिन अंततः धीरे धीरे उसी में वो प्रयास करने से उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहता है, उसमें परिपक्वता आती है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के जीवन के अनुभव को दिखलाया है। मनुष्य का जीवन बाल्यकाल में एक जैसा होता है और उसके विपरीत युवा काल में होता है और उससे और भी विकृत वृद्धावस्था में होता है। जीवन के 3 अवस्थाएं हैं जिनमें हमारी विचारधारा बदलती है। हाँ, जिस प्रकार जीवन के समय के 3 काल होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसी तरह जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। एक बालक के सोचने की विचारधारा कैसे बदलती है, किस प्रकार उसकी सोच बदलती है, कैसे उसका अनुभव परिपक्वता की ओर जाता है, उसी को समझाने का प्रस्तुत कविता अनुभव परिपक्व के माध्यम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अग्नि जी ने की है। तो कविता यूं आरंभ होती है, माँ हम नहीं मानते, माँ हम नहीं मानते, अगली दिवाली पर मेले से हम वो गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़ियों का मेला है। माँ, कल गुड़ियों का मेला है। मुझे 1-2 पैसे वाली कागज़ की फिरकी तो ले लेना। अच्छा, मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। उसके बाद बच्चा अपनी माँ से फिर अनुरोध करता है, अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा, जो कहेगी मानूंगा। यहाँ पर हम कठिन शब्द लट्टू, जो बच्चे बचपन में जो खेलते हैं, लकड़ी का चढ़ाव उतार वाला एक प्रकार का गोल गड्ढा। फिरकी भी एक प्रकार के लकड़ी का खिलौना होता है। यहाँ जो कविता कवि प्रस्तुत की है उसको हम आराम से उसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चा जिद करता है, बालक जिद करता है, माँ से कहता है, मुझे हे माँ, दिवाली का जो मेला लगता है, मुझे उसमें गाने वाला, आवाज़ करने वाला टीन का लट्टू किसी भी स्थिति में मुझे चाहिए। मैं आपसे नेगेटिव में नहीं सुनता, आप नहीं बोलकर मुझे नहीं कहना, मुझे होना ही चाहिए।
मैं उसके बगैर मैं खामोश बैठने वाला न हूँ। मैं इसी तरह शरारत करते रहूँगा। मुझे उस लट्टू को इस दीपावली के पर्व पर, इस दीपावली के मेले में मुझे बस लेना ही लेना है, वो ठान लेता है। इसका मतलब है कि माँ को किसी भी स्थिति में उसको लट्टू दिलाना ही दिलाना है। यदि नहीं दिलाएंगी तो मैं बहुत ही रुष्ट हो जाऊँगा, बहुत ही रोऊँगा, आपको बहुत ही सताऊँगा। इस तरह बहुत बच्चे की ज़िद बहुत मशहूर है कि बच्चा अगर किसी चीज़ की ज़िद करता है तो पीछे नहीं हटता। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि बाल हट, राज हट, नारी हट, तीनों की हट बहुत ही मजबूत होती है। एक बालक की हट होती है, दूसरा राजा की हट होती है, तीसरा स्त्री की हट होती है। उसके सामने दूसरे को सर झुकाना ही पड़ेगा। इस तरह ये बच्चा कहता है कि मुझे किसी भी स्थिति में वो आवाज़ करने वाला वो टीन का लट्टू मुझे चाहिए। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, इसके अलावा हम किसी और चीज़ से और तुम्हारी किसी बात से हम समझौता करने वाले कदापि नहीं हैं। मुझे कैसा भी दीपावली के पर्व के समय जो मेला लगता है उसमें मुझे टीन का लट्टू मुझे आपको दिलाना ही पड़ेगा। इस तरह एक बालक अपनी माँ से ज़िद करते हुए कठोर शब्दों में उनसे मांग करता है, आज्ञा करता है। मांग से ज़्यादा यहाँ पर हम आज्ञा कहते हैं, ऑर्डर देता है कि मुझे चाहिए। जैसा ये लड़का थोड़ा बढ़ जाता है उस तरह उसका मन, उसके मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। तब उसकी विचारधारा क्या होती है उसे हम इसमें देखते हैं। हाँ, फिर कहता है लड़का माँ से, कल गुड़ियों का मेला है। माँ कहता है कि कल गुड़ियों का मेला लगने वाला है, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ ले जाकर मुझे क्या करना है, सिर्फ 1-2 पैसे वाली कागज़ की फिरकी तो ले लेना। वो लट्टू से चले गया। यहाँ पर एक किस्म की कागज़ की फिरकी, वो भी लट्टू की तरह एक किस्म का खिलौना है, और उस खिलौनों को प्राप्त करने की माँ से यहाँ पे अनुरोध करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल जो गुड़ियों का मेला है उसमें मुझे 1 या 2 पैसे मुझे मिलने वाली फिरकी जो है ना, वही बस मुझे दिला दीजिए। अच्छा, मैं लट्टू नहीं मांगता। और वह कहता है कि मुझे इससे पूर्व जो मैंने ज़िद की थी लट्टू की, उससे मेरा ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है, मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। मुझे लट्टू नहीं चाहिए, तो बस 2 पैसे दे देना, सिर्फ तुम मुझे 2 पैसे दे देना, उससे मैं फिरकी ख़रीद लूँगा और मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। इस तरह जैसे जैसे उसकी मानसिक स्थिति बदलते जाती रहती है, उसी तरह बच्चे की माँ से करने की मांग जो है वह बदलती रहती है और अंततः बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है। तब उसकी विचारधारा बदल जाती है, ज़िद जाकर समझदारी में बदल जाती है कि ज़िद छोड़कर बालक समझदार हो जाता है और माँ से अब आज्ञा की जगह अनुरोध करता है, विनती करता है और समझौता भी कर लेता है। वो इस प्रकार है, अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो। अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहेगी
मानूंगा। अब देखिए बच्चा कितना समझदार हो चुका है। वह माँ से कहता है कि माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको लट्टू दिलाने की भी मांग नहीं करता। मैं गुड़ियों में मेले चलकर फिरकी भी 2 पैसे की दिलाने की तो आपसे मांग नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मांग करता हूँ तो एक थोड़ी सी मट्टी दे दे। मैं उसी मट्टी से मैं अपना खिलौना बनाकर संतुष्ट हो जाऊँगा। और बस। और कहता है, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देता। आप जो कहे मैं वो मानूंगा और आपको किसी भी स्थिति में मेले जाने का ज़िद नहीं करूँगा। हे माँ, मुझे मट्टी ही दे दो, उस मट्टी से ही मैं कुछ बना लूँगा और खुश हो जाऊँगा। लेकिन तुमको फिरकी दिलाने की या लट्टू टीन के बोलचाल के लट्टू दिलाने की आपसे मांग कर आपको परेशान नहीं करूँगा। आपसे मात्र अनुरोध कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मट्टी दे दो, उसी मट्टी से मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और तुम्हें मेले में ले जाने की मांग नहीं करूँगा। और जो भी तुम कहोगी, जो भी तुम बात कहोगी, मैं उस बात को मैं सुनूँगा, अपनाऊँगा और किसी भी तरह की ज़िद नहीं करूँगा। माँ, आपके विचारधारा से ही मैं अपनी विचारधारा को बदल दूँगा। और इस प्रकार एक बालक माँ को अंततः खुश करता है, ज़िद न कर। इस कविता में, प्रस्तुत कविता में अग्नि जी ने एक बालक की विचारधारा कैसे कैसे आयु बढ़ने पर बदल जाती है उसका ज्वलंत उदाहरण दे दिया। पहले ज़िद्दी वाला लड़का थोड़ा सा समझदार होता है और कुछ जैसे आयु बढ़ जाती है तो उसमें समझ की पूर्णतः पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, क्योंकि उसका अनुभव परिपक्व हो जाता है। जब उसका अनुभव मैच्योर हो जाता है, वो माँ से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। तो मैं एक आज्ञाकारी पुत्र बन जाता है और माँ को खुश रखने के लिए वो लड़का तैयार होता है। इस तरह अनुभव परिपक्व नामक प्रयोगवादी कविता जो हरिवंश जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अग्नि जी ने प्रयोगवादी ढंग से नई कविता के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है, वो समाप्ति की ओर जा रही है, समाप्त हो गई है। ये बहुत ही सरल कविता है। जैसा कि मैंने कहा कि नई कविता बहुत ही सरल होती है, उसमें कोई कठिन शब्द नहीं होते, हमें पढ़ने में कोई दुरूहता नहीं होती। हम जैसे ही पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमें वो समझ आ जाती है। इस तरह अनुभव परिपक्व में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अग्नि ने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को उनके अनुभव परिपक्व नामक कविता की विचारधारा को समझ में आ गई होंगी। और सभी छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से आज की कक्षा समाप्त हो रही है। धन्यवाद।